अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा। ओके, तो देखो बच्चों, इस टॉपिक में हम लैटिस एनर्जी क्या होती है इसको डिफाइन करेंगे। लैटिस एनर्जी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। लैटिस एनर्जी का कैसे डिटर्मिनेशन किया जाता है इसको डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि लैटिस एनर्जी से रिलेटेड हैं इनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट यहां पर मैंने लैटिस एनर्जी को डिफाइन किया है। देखो, लैटिस एनर्जी मींस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल आयोनिक सॉलिड फ्रॉम इट्स गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। समझ गए बच्चों कि 1 मोल आयोनिक सॉलिड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस से बनाया जाए तो इस प्रोसेस में जितनी हीट रिलीज्ड होती है वो क्या कहलाती है? लैटिस एनर्जी। या इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द हीट अमाउंट required for breaking of 1 mole ionic solid into its gaseous constituent ions। कि 1 मोल आयोनिक सॉलिड लिया जाए और उसको इतनी हीट दी जाए कि वो आयोनिक सॉलिड जो है अपने गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टोटल ब्रेक हो जाए। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा या जितनी एनर्जी की जरूरत होगी वही क्या है? हमारी लैटिस एनर्जी। तो ये डिफाइन किया है कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल सॉलिड आयोनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। ओके, सपोज ये है हमारे पास कैटाइन और ये है एनाइन जिनका चार्ज है 1+ और 1-, और इस तरह से ये 1 मोल आयोनिक सॉलिड बना। तो इसके साथ जो हीट अमाउंट रिलीज हुई वही क्या है? लैटिस एनर्जी। या फिर हम 1 मोल आयोनिक सॉलिड लें, उसको इतनी हीट प्रोवाइड कराएं कि ये इस तरह से टोटली अपने कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन में ब्रेक हो जाए। तो यहां पर जो एनर्जी की जरूरत है, जो एनर्जी लग रही है, अब्सॉर्ब हो रही है, वो भी क्या है? लैटिस एनर्जी। अगर फॉर्मेशन प्रोसेस में इसे नेगेटिव लिखा गया है तो इस तरह से डिसोसिएशन प्रोसेस में यही क्या लिखी जाएगी? पॉजिटिव, बट ये वैल्यू बिल्कुल बराबर होगी। एक एग्जांपल से देखो, Na+ गैस प्लस Cl गैस मिलके NaCl सॉलिड बना, तो ये हीट रिलीज हुई। ओके, अब ये जो है NaCl की क्या है? लैटिस एनर्जी। अब इतनी ही एनर्जी अगर हम NaCl को दे दें, सॉलिड स्टेट में है और इसी इतनी सप्लाई कर दें, तो ये अपने गैसियस आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो अब यहां पर ये क्या लिखी जाएगी? पॉजिटिव लिखी जाएगी। ओके, तो इस तरह से ये डिपेंड करता है कि आपको रिएक्शन किस ऑर्डर में दी गई है, उस हिसाब से हम लैटिस एनर्जी का यूज करते हैं साइन लगा के। ओके, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि लैटिस एनर्जी क्या है। तो सीधा सा है कि 1 मोल आयोनिक सॉलिड को बनाया जाए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस से, तो जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है वही क्या है? लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्टेबिलिटी को मेजर करती है। ये जितनी ज्यादा नेगेटिव होती है आयोनिक सॉलिड, उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ, पावरफुल आयोनिक बॉन्ड बनाता है, उतनी ही ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है। अब यहां पर हम आ जाते हैं कि लैटिस एनर्जी इस कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो आप देखोगे कि जो लैटिस एनर्जी है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज, ठीक है, ऑफ आयंस। जो आयंस एक दूसरे से जुड़े हैं, जिससे आयोनिक सॉलिड बना हुआ है, उनके चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ आयंस। आयंस बड़ी साइज के हैं
तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी, चार्ज ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। देखो इस तरह से कि अगर हम ये कहें कि लिथियम प्लस, ठीक है, बेरिलियम 2 प्लस, बोरॉन 3 प्लस, या हम यहां ले Na प्लस, Mg 2 प्लस, Al 3 प्लस, तो इस ऑर्डर में कैटायन की लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। मींस अगर हम ये कहें कि LiCl है, ठीक है, इससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, BeCl2 की लैटिस एनर्जी इससे ज्यादा किसकी हो जाएगी, BCl3 की लैटिस एनर्जी। मींस इनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। जस्ट ऐसा ही यहां पर देखें NaCl, MgCl2, AlCl, तो ये किसका ऑर्डर बता रहा है, लैटिस एनर्जी का। एक तो ये कैटायन के चार्ज के बेस पर है। अब आता है साइज के बेस पर, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो यहां देखें आप, साइज चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, लैटिस एनर्जी दोनों की साइज बढ़ने से डिक्रीज होती है। इसका मतलब है कि लिथियम आयन के साथ लैटिस एनर्जी मैक्सिमम होगी। मींस लिथियम क्लोराइड हम कहें, अभी हम केवल कैटायन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, जस्ट NaCl, KCl, RbCl और CsCl। तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसमें दिखेगी आपको, लिथियम क्लोराइड में। जस्ट ऐसा ही अगर हम कहें BeCl2, MgCl2, ठीक है, CaCl2, SrCl2, BaCl2, इस तरह से लैटिस एनर्जी चेंज होगी। तो लैटिस एनर्जी चार्ज पे डिपेंड करती है, कैटायन का चार्ज हो या एनायन का। ये हमने कैटायन के चार्ज के बेस पर देखो ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि एनायन के चार्ज के बेस पर बताएं, यहां पर अगर फ्लोराइड आयन है, इससे ज्यादा होगी -2, इससे ज्यादा होगी इसकी और इससे ज्यादा होगी 4-। जैसे AlF, ठीक है, AlF3, इससे ज्यादा क्या हो जाएगी Al2O3, इससे ज्यादा अगर आप आगे जाएं तो AlN, और इससे ज्यादा कहीं लैटिस एनर्जी Al4C3 हो जाएगी। तो ये लैटिस एनर्जी का इंक्रीजिंग होता है। एनायन में चार्ज बढ़ाते जाओगे, लैटिस एनर्जी बढ़ती जाएगी। साइज की बात की गई हो, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, तो फ्लोराइड छोटा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा। मींस अगर हम ये कहें कि ये है, ठीक है, फ्लोराइड के साथ कंपाउंड अगर हम अलग अलग देखें कि LiF, NaF, ओके सॉरी Li यहां से ले लें इस तरह से, NaF, NaCl, NaBr और NaI, तो लैटिस एनर्जी का ये क्या होगा, ऑर्डर आएगा। तो चाहे एनायन का चार्ज बढ़े चाहे कैटायन का चार्ज बढ़े, लैटिस एनर्जी इंक्रीज होगी। कैटायन का साइज बढ़े चाहे एनायन का साइज बढ़े, लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती है। इस तरह से लैटिस एनर्जी इफेक्टेड होती है इससे आयनों के साइज और चार्ज से। तो यहां तक बात समझ गए। अब हम आ जाते हैं लैटिस एनर्जी के डिटरमिनेशन की मेथड, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो यहां पर हम, ठीक है, ये देखेंगे कि डिटरमिनेशन कैसे किया जाता है लैटिस एनर्जी। तो देखो लैटिस एनर्जी का डिटरमिनेशन नॉर्मली प्रैक्टिकली करना काफी टफ प्रोसेस है, बट एक मेथड है बॉर्न-हैबर साइकिल। उस साइकिल के बेस पर हम लैटिस एनर्जी का डिटरमिनेशन कर सकते हैं। बॉर्न-हैबर साइकिल बेस्ड ऑन हेस समेशन लॉ। आप देखोगे हेसिस समेशन लॉ है, हेस का संकलन नियम, जिसने ये कहा है कि एक ही रिएक्शन को चाहे वन स्टेप में करा दो चाहे मल्टी स्टेप में करा दो, टोटल एनर्जी चेंज बिल्कुल बराबर होता है। मींस आयनिक सॉलिड को चाहे एक ही स्टेप में बनाए चाहे मल्टी स्टेप में बनाए, दोनों स्टेट में, दोनों जो स्टेप्स हैं, ये दोनों प्रोसेस जो हैं, उसमें टोटल एनर्जी चेंज क्या होगा, बराबर। या एक इसने ये कहा है कि कोई भी रिएक्शन का टोटल एनर्जी चेंज जो होता है उसमें जितने स्टेप्स
हो रहे हैं उनके एनर्जी चेंज के सम के बराबर होता है। यही है हेसेस समेशन लॉ और इसी पर बेस्ड है बॉन हैवर साइकिल। मींस हम एक आयोनिक कंपाउंड को डायरेक्ट एक स्टेप में बना के देखें और उसके मल्टी स्टेप्स का हम ये स्टडी करें, उनमें देखें हीट चेंज, तो दोनों में बिल्कुल बराबर आएगा। इसी बेस पर हम लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं बोन हैवर साइकिल से। इसके अलावा आप देखोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैलकुलेट की जा सकती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैलकुलेट किया जा सकता है, फॉर्मेशन एंथैल्पी कैलकुलेट की जा सकती है, डिसोसिएशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी, इनका कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर हम आते हैं कि डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, ओके, कि लैटिस एनर्जी का डिटर्मिनेशन कैसे करें। तो यहां से समझे आप, सपोज आपके पास ये एक मेटल है सॉलिड स्टेट और ये एक एलिमेंट है, ठीक है, और ये है गैसियस स्टेट। सपोज हम यहां ऐसे कह दें कि ये है X2, ओके, और इससे बन रहा है mx, तो हम यहां 1/2 लेंगे ऐसे, और ये बन रहा है सॉलिड स्टेट में डायरेक्ट वन स्टेप में, और ये है डेल्टा H फॉर्मेशन। अब ये जो एलिमेंट है यहां से लेके यहां तक बनने में क्या क्या स्टेप्स आए होंगे, पहले हम उनको देखें। तो देखो यहां से सॉलिड स्टेट में था एलिमेंट m, सब्लिमेशन एनर्जी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा लगी, इसको इसने गैसियस स्टेट में बदल दिया। जस्ट ऐसा ही इसमें डिसोसिएशन हो रहा है मॉलिक्यूल का, बट यहां पर हमारा एक एटम यूज हो रहा है, और जो डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो टोटल जितने भी एटम्स हैं मॉलिक्यूल उनको सेपरेट करने की एनर्जी है। हमारे पास एक x की जरूरत है, तो हम डिसोसिएशन एनर्जी को ऐसा लेते हैं। ये इसमें चेंज हो गया गैसियस एटम में। फिर यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी, अब चाहे वो आयोनाइजेशन एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया हो, दो निकाला गया हो, टोटल आयोनाइजेशन एनर्जी यहां पर ऐड कर देते हैं। यहां पर 1 प्लस की है, तो हम ये कहें आयोनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस की है, गैसियस स्टेट में ये बन गया। जस्ट ऐसा ही यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा, ये एनाइन में चेंज हो गया। ये दोनों जब मिले और इससे ये बन गया, तो यहां जो एनर्जी चेंज है वो है U, जिसको हम बोलते हैं। तो यहां पर देखो ये है डिसोसिएशन एनर्जी, विघटन ऊर्जा। ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो हम बल्कि इसको ऐसे फॉर्म में लिखेंगे डेल्टा Heg, ठीक है, इसको बोलेंगे हम क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे रखी है तो हम उसकी निगेटिव वैल्यू लेते हैं, और यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऐसे ही ये क्या है, सब्लिमेशन एनर्जी, ये क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये क्या है, लैटिस एनर्जी। अब देखो हेस लॉ ये कहता है, या बॉन हैवर साइकिल से देखें, बॉन हैवर, ठीक है, साइकिल, ये जो डिटर्मिनेशन है ये बॉन हैवर साइकिल से किया गया। तो हम यहां लिखेंगे डेल्टा HF, एक ही स्टेप में जो एनर्जी चेंज हो रहा है इक्वल्स टू द सम ऑफ टोटल एनर्जी चेंजेस इन डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिएक्शन। मींस यहां पर आ जाएगा हमारा Se प्लस IE प्लस 1/2 D प्लस, ठीक है, डेल्टा Heg प्लस क्या, U। अब हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, U की। बाकी वैल्यूज जो है आपको दे रखी होंगी क्वेश्चन में, ध्यान रखें इन वैल्यूज की न्यूमेरिकल वैल्यू विद साइन यूज करते हैं। मींस अगर ये निगेटिव है तो निगेटिव साइन के साथ एनर्जी लिखी जाएगी। ये दोनों वैल्यू यहां ये तो होती हैं पॉजिटिव। क्या होती हैं, पॉजिटिव। ये वाली जो एनर्जी चेंजेस आएंगे ये दोनों निगेटिव होते हैं। इस बेस पर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को पुट अप करके और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, लैटिस एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस।
अब देखो यहां किस बात का ध्यान रखना होगा। पहला, ये जो सॉलिड बन रहा है आयोनिक कंपाउंड, पहले आप इसकी स्टोइकियोमेट्री देखो, क्या रेशियो है, किसके कितने एटम्स यूज हो रहे हैं। अगर हम यहां मेटल जो भी एलिमेंट का एक ही एटम यूज हो रहा है तो हम एक एटम की सब्लिमेशन एंथैल्पी मींस एक 1 मोल की, उसमें कितना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी यूज करेंगे। मान लो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो फर्स्ट और सेकंड, अगर 2 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज दे रखी तो उनको सम कर लो, आप उसका यूज करोगे। मींस यहां पर ये है टोटल आयोनाइजेशन एनर्जी, जितनी भी आपको पॉजिटिव चार्ज बनने की दी गई है वो रखेंगे। जस्ट ऐसा ही आप यहां देखोगे x1 यूज हो रहा है, 2 यूज हो रहे हैं, 3 यूज हो रहे हैं। अगर एक x यूज हो रहा है और वो मॉलिक्यूल x2 टाइप का है, डाई एटॉमिक, तो डिसोसिएशन एनर्जी 1x के लिए, अगर x1 यूज होगा ऐसे, ठीक है, और डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर ऐसा है तो ध्यान रखें कि डिसोसिएशन एनर्जी कितनी यूज करोगे, 1/2। किसके लिए? डिसोसिएशन एनर्जी। अगर x 2 लग रहे हैं और डाई एटॉमिक है तो डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्ट d रखो। मान लो 3x लग रहे हैं तो डिसोसिएशन एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, आपको 3 एटम की यूज करनी है और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो आपको यूज करनी होगी 3/2, ये वाली d की वैल्यू। इस तरह से आपको d का यूज करना है। एक चीज बता दी मैंने आपको, डिसोसिएशन एनर्जी। जब भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम इस बात का ध्यान देंगे। ऐसे ही ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब यहां पर x1 लग रहा है या 2 लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 मोल फ्री एटम से एनायन बनने की एनर्जी चेंज। तो अगर यहां x1 यूज हो रहा है तो केवल एक बार ही डेल्टा Hg रखेंगे। अगर मान लो यहां 2x यूज हो रहे हैं तो 2x बनने की तो डबल कर देंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पुटअप करोगे तब जाके आपके रिजल्ट्स सही आएंगे। तो इस तरह से एक साइकिल बना हुआ है जिसके बेस पर हमें लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहां तक नोट करो। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, ये है हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लैटिस एनर्जी के डिटरमिनेशन से रिलेटेड है। ओके, तो इनको कैसे सॉल्व करें? तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आपको सब्लिमेशन एनर्जी दे रखी है, आयोनाइजेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ इनिशियल। अब आपको पहले एक साइकिल बनाना है तो आपने यहां लिखा Na सॉलिड, ओके, Na गैस, Se की वैल्यू आप यूज करेंगे 108.5। फिर यहां आप देख रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी जो कि 495.2 Na प्लस गैस में चेंज हो गया, प्लस यहां है 1/2 Cl2 गैस था, Cl में चेंज हुआ। ओके, तो यहां पर डिसोसिएशन एनर्जी कितना दे रखी है, 243.5। फिर यहां इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, Cl गैस बना, डेल्टा H की वैल्यू है -348.3 और इनसे मिलके क्या बना हुआ है, NaCl सॉलिड, डेल्टा HF और यहां है लैटिस एनर्जी। आप जानते हैं कि डेल्टा HF इक्वल टू Se प्लस IE प्लस EA प्लस 1/2 डिसोसिएशन एनर्जी प्लस U। ये वैल्यू आपको दे रखी है, कितना यूज करना है देखो आपको, ये कितना है -381.8, ये है -381.8 इक्वल टू Se सब्लिमेशन एनर्जी 108.5 प्लस IE 495.52 है। ओके, प्लस तो आप देख रहे हैं वैसे, और फिर ये दोनों एनर्जीज जो हैं आप देख रहे हैं पॉजिटिव है। और देखो आप डिसोसिएशन एनर्जी EA देखो आप तो -348.3 प्लस डिसोसिएशन एनर्जी 1/2 243.5 प्लस U। बस अब आप इन वैल्यूज को मिला के सॉल्व करना है आपको U।
जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आ रही है -758.7 किलो जूल पर मोल। तो यही क्या है, लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl। बस इतना सा सिंपल है। अब कई बार ऐसा भी होता है लैटिस एनर्जी दे रखी हो और आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब ये लिखा है मैंने यहां पर है, ये क्या डेल्टा इजी, ये वैल्यू पुटअप करके और फिर आपको डेल्टा इजी कैलकुलेट करना हो तो आप इनमें से कोई भी एक वैल्यू छोड़ दी जाए बाकी दे दी जाए तो कैलकुलेट कर लो, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो ये था NaCl के लिए बॉन्ड हैमर साइकिल, जिसके बेस पर आपने इसके लिए लैटिस एनर्जी कैलकुलेट की। जस्ट ऐसा ही देखो दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में देखो आप SeIEd किसके लिए दे रखा है, कैल्शियम। तो आपने लिखा कैल्शियम सॉलिड से कैल्शियम, गैस से कैल्शियम केटायन, ओके, प्लस Cl2 गैस से 2Cl गैस, ओके, और फिर यहां से 2Cl माइनस। यहां पर सब्लिमेशन एंथैल्पी है 108.5, गैस से फिर कैटायन बनने की टोटल जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सॉरी यहां पर ये है गलती की मैंने, यहां से लेना है, ये है 1 to 1, ठीक है, और ये है आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी 2422, ठीक है, डिसोसिएशन एनर्जी 243 और डेल्टा इजी तो यहां लिखेंगे 2 into क्या -355, बस इनको जोड़ा और CaCl2 सॉलिड बना या ये। अब देखो यहां पर 2 Cl यूज हो रहे हैं तो हम टोटल 1 मोल की डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी, मतलब 2 Cl के अलग होने की, तो हम 243 पूरा यूज कर रहे हैं। यहां पर एक क्लोराइड आयन की पर एटम की होती है क्या, पर मोल एटम जो है उनकी होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहां 2 एटम यूज हो रहे हैं तो हम डबल यूज करेंगे। बस अब आप वैल्यू रखोगे, डेल्टा एस फॉर्मेशन दे रखा है 795, ये है हमारा डेल्टा HR, तो हम लिखेंगे डेल्टा HR इक्वल टू SE प्लस IE प्लस D प्लस 2 डेल्टा A प्लस U। बस ये वैल्यू आप देखें 795, सब्लिमेशन 1 to 1 प्लस, ठीक है, 2422 प्लस डिसोसिएशन एनर्जी 243 प्लस 2 into माइनस कितना हो जाएगा 355 प्लस U। अब आपको U सॉल्व करना है, U जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी आपकी कैल्शियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी। ये क्या है CaCl2 लैटिस एनर्जी। तो इस तरह के क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन फाइनल लिखना है। ये लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बताना, तो यहां तक अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट आते हैं और ये है सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी, जलयोजन या विलायकन ऊर्जा। ओके, ये भी एक एनर्जी चेंज है। अब ये होता क्या है देखो, तो सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी मींस टोटल एनर्जी चेंज, मींस टोटल एनर्जी रिलीज्ड, हीट ऑफ अमाउंट रिलीज्ड ड्यूरिंग द हाइड्रेशन ऑफ 1 मोल पर्टिकुलर आयंस। समझ गए ना, कि कोई भी पर्टिकुलर आयंस हो, जैसे कैटायन हो या एनायन है, उनका 1 मोल कंप्लीट हाइड्रेटेड होता है, सॉल्वेटेड होता है, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या देखो, सॉल्वेशन का मतलब है कि जब आयन सॉल्वेटेड हो, मींस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से सराउंडेड होता है, तो इसे बोलते हैं सॉल्वेशन। इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकली वो क्या कहलाती है, सॉल्वेशन एनर्जी। अब यहां पर सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, अमोनिया है, कुछ भी हो, लेकिन अगर सॉल्वेशन पर्टिकुलर वाटर के साथ होता है तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम बोलेंगे क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। ये लिखा है ना कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयंस अंडरगो हाइड्रेशन, ठीक है, तो इसे बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। एंड सराउंडिंग द आयंस बाय सॉल्वेंट और वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। मैं इस वाटर को सॉल्वेंट ले लें तो ये हाइड्रेशन प्रोसेस कहलाएगी, कि जब 1 मोल आयंस कंप्लीटली हाइड्रेटेड हो जाए तो इसमें जो एनर्जी चेंज हुआ वो है हाइड्रेशन एनर्जी, और इस तरह से आयंस का जो है वाटर से सराउंडेड होना ये क्या कहलाता है, हाइड्रेशन। ओके,
ऐसा हम लिखें, सपोज हमारे पास है एक कैटाइन B प्लस H2O एक्वा साइन में चेंज हुआ, तो यहाँ एनर्जी जो रिलीज हुई ये कहलाएगी हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटाइन। जस्ट ऐसा ही ये है हमारे पास एनाइन, फ्री गैसियस लिए गए, बिल्कुल फ्री आयन की हाइड्रेशन की बात की गई है यहाँ पर। ऐसे ही ये फ्री आयन है वाटर से और इस गैसियस आयन, तो यहाँ पर जो एनर्जी चेंज हुआ वो है हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन। ध्यान रखें कोई वाटर में गैसियस आयन नहीं होते, गैसियस का मतलब है बिल्कुल आयन फ्री हो, एक आयन का दूसरे से कोई अट्रैक्शन ना हो, उस समय जब हाइड्रेशन होता है तो टोटल एनर्जी चेंज ही क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी। सपोज ये है एग्जांपल इनमें कि सोडियम आयन की हाइड्रेशन एंथैल्पी कितनी है 406 किलोजूल, क्लोराइड की कितनी है 364 किलोजूल पर मोल। हर एक आयन की चाहे कैटाइन हो या एनाइन, इस तरह से हाइड्रेशन होता है। और डिटेल में अच्छी तरह से समझना है, पूरा बाकायदे डायग्राम्स है, तो आप मेरा उस चैप्टर में जाएं केमिकल बॉन्डिंग में, वहां पर भी अच्छी तरह से बताया गया है। अब हम आ जाते हैं फैक्टर्स के बारे में। तो ये फॉर्मूला है हाइड्रेशन एनर्जी का, रेडियस से रिलेटेड, चार्ज क्वांटिटी से रिलेटेड, ठीक है, कूलम्बिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो देखो ये एनर्जी ये कहती है, ये नेगेटिव वैल्यू का मतलब है ये हमेशा नेगेटिव होती है। तो ये जितना ज्यादा चार्ज होगा आयन का, समझ गए ना, जितना ज्यादा चार्ज वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा उसमें क्या आएगा बच्चों, हाइड्रेशन एनर्जी। आर क्या है यहाँ पर, रेडियस, ये तो हो गई चार्ज क्वांटिटी, 1 2 3 कितना है, ये हो गया चार्ज ऑफ 1 यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इस तरह से ये है आयन की त्रिज्या, रेडियस, और ये है सॉल्वेंट का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मींस द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट व्हिच, ठीक है, रिपेल या कहें कि व्हिच डिक्रीज द अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन। सॉल्वेंट की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि अपोजिट आयन के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन को कम करती है, ये है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर आप इसको देखें तो आप देख रहे हैं कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ आयन। आयन का चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा क्या आएगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू। सपोज यहां देखो आप Na+, 2+, 3+, या हम एनाइंस देखें तो जितना ज्यादा आयंस के ऊपर चार्ज उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होती है। ओके, फिर आता है दूसरा है साइज से, देखो आप साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, तो साइज बड़ी तो अट्रैक्शन कम, कैटाइन हो या एनाइन बड़ी साइज के होंगे तो वाटर को, डाइपोलर पार्ट को जो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी वो कम हो जाएगी। तो जितना छोटा आयन उतना ही ज्यादा हाइड्रेशन, चाहे वो एनाइन हो या कैटाइन। तो चार्ज ऑफ एनाइन इस तरह से अफेक्टेड करता है। तीसरा आपने देखा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में अगर आप देखोगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई या एप्सिलॉन। क्यों, क्योंकि ये देखो बड़ा वैल्यू है तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, 1/एप्सिलॉन की वैल्यू, तो इसकी जो He की नेगेटिव वैल्यू है वो ज्यादा आएगी। तो सीधा सा है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, आयन जल्दी बनेंगे, आयन ज्यादा एक दूसरे को जब अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ज्यादा फ्री होंगे, फ्री ज्यादा होंगे तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा और ऐसे में हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। जैसे वाटर मीडियम में डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी वाटर में सबसे ज्यादा होगी, उतनी ही अमाउंट में अगर उठा के हम उस आयनिक सॉलिड को मिथाइल अल्कोहल में तो ये कम आएगी। इसका मतलब वाटर में आयनिक कंपाउंड का हाइड्रेशन ज्यादा होगा। ये क्या है 81 का मतलब है कि अगर हम आयनिक सॉलिड को वाटर में रखें तो वाटर उन आयंस के बीच के जो अट्रैक्शन को 81 टाइम्स क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इस तरह से ये है हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसमें जो ऑब्जेक्ट आता है ना कि कौन से आयन का हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, या फिर आपको 4 आयंस दे रखे होंगे, इनमें हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन बार बार आता रहता है कि हाइड्रेटेड आयन और फ्यूज्ड आयन, समझ गए ना, मतलब एक आयनिक सॉलिड को फ्यूज्ड स्टेट में लिया जाए और एक आयनिक सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाए और वो पूछता है कि बताएं किस आयन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा होगी। तो देखो बच्चों, जब कोई भी कैटाइन या एनाइन वाटर से सराउंडेड हो जाता है तो एक ही आयन के साथ बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, एडेड होते हैं। अब जब हम इलेक्ट्रिक करंट लगा के 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे
तो ये कैटाइन और एनाइन जब माइग्रेट होंगे, समझ गए ना, तो कैटाइन और एनाइन जब माइग्रेट होंगे तो इन आइंस में वाटर के मॉलिक्यूल भी जुड़े हुए हैं, हाइड्रेटेड हैं, तो वो वाटर मॉलिक्यूल भी माइग्रेट होंगे, दौड़ लगाएंगे। ऐसे में जिस कैटाइन में ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल हैं उस आयन की, हाइड्रेटेड आयन की इफेक्टिव साइज ज्यादा बड़ी हो जाएगी और जब ये चलेंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ऐसे में हाइड्रेटेड आयन की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो डिक्रीज होती है, कम हो जाती है, जितनी होनी चाहिए थी उससे कम, और जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतना ही कम उसकी क्या होगी, कंडक्टेंस। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात की गई हो तो इलेक्ट्रिकल, ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रेटेड आयन, ठीक है, एंड फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट, या हम कहें फ्री आयन। तो यहां पर ध्यान रखना है कि हाइड्रेटेड स्टेट में अगर आपसे पूछा गया हाइड्रेटेड स्टेट में तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, या हम सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ आयन। जितना बड़ा आयन होगा उसमें उतना ही कम हाइड्रेशन होगा और ऐसे में उस आयन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। जैसे मैंने लिखा एक्वस आयन AQ, इससे ज्यादा किसकी कंडक्टेंस होगी, सोडियम आयन की, इससे ज्यादा एक्वस आयन K की, इससे ज्यादा एक्वस आयन किसकी, इस तरह से। क्यों? क्योंकि यहां हाइड्रेशन हाई डिग्री का है, हाई हाइड्रेशन, ठीक है, लार्ज इफेक्टिव साइज, ठीक है, लोअर कंडक्टेंस। बड़ा आयन बन जाएगा इफेक्टिव साइज में तो ऐसा होगा, जस्ट ऐसा ही F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस अगर एक्वस कंडीशन में पूछे गए हैं तो इस तरह से इनकी कंडक्टेंस का ऑर्डर होगा। और अगर आपसे पूछा गया है फ्री स्टेट में, फ्यूज्ड स्टेट में, उसमें वाटर नहीं है तो कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ आयन, मींस छोटा आयन लिथियम प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस, ये कंडक्टेंस का ऑर्डर होगा। जस्ट F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस कंडक्टेंस का ऑर्डर होगा। तो फ्यूज्ड स्टेट में छोटा आयन ज्यादा फास्ट चलेगा क्योंकि हाइड्रेटेड नहीं, उसकी इफेक्टिव साइज छोटी होगी, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन काफी रिपीट होता रहता है। ओके, तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आ जाते हैं और ये है सॉल्युबिलिटी एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्युबिलिटी और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी तो आप जनरली जानते हैं कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने तक, समझ गए ना, कि अगर हम कोई भी सॉल्यूट लें या सॉल्ट लें और उसको डिसॉल्व करें सॉल्वेंट में तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने तक जो अमाउंट डिसॉल्व हो जाती है सब्सटेंस की या सॉल्यूट की, वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, जो ग्राम पर लीटर, मोल पर लीटर या ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इस बेस पर डिटरमाइन की जाती है। तो वो तो है सॉल्युबिलिटी। और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मीन कि टोटल हीट चेंज, अब चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, टोटल एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द डिसॉल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, कि टोटल एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, या 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, या हम ये कहें कि द टोटल एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्यूटेड, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, कि जब आप एक्सेस इतना सॉल्वेंट लें कि हम उसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व करें तो जितना एक बार एंथैल्पी चेंज होना था हो गया, फिर और सॉल्वेंट मिलाने से कोई इफेक्ट ना पड़े, तो टोटल एंथैल्पी चेंज ही क्या कहलाती है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए बच्चों कि जब हम सॉल्वेंट विलायक को अधिक में लें और उसमें सॉल्यूट डालें और उसमें जब सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए जितना होना था, तो इस पूरी प्रोसेस में जितना एंथैल्पी चेंज होता है वही क्या कहलाता है, सॉल्यूशन की एंथैल्पी। सपोज ये है B एक सॉल्ट, आपने वाटर में डिसॉल्व किया, इस तरह से वो एक्वा साइन में डिसॉल्व हो गया, ये डिसॉल्यूटेड हो गया। ओके,
तो यहाँ जो एंथैल्पी चेंज है वही क्या है, सॉल्यूशन की एंथैल्पी। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट टेक प्लेस इन टू स्टेप। जब हम किसी सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो 2 स्टेप्स चलते हैं। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट होता है डिसोल्यूशन, जो कि एंडोथर्मिक है। डिसोल्यूशन का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ आयनिक सॉलिड या सॉल्यूट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट फ्री आयंस, कि जैसे ही आपने सॉल्वेंट में आयंस को, सॉलिड को रखा, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, जिसे हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी, मींस एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये अपने फ्री आयंस में इस तरह से ब्रेक हो गया। तो इस ब्रेकिंग प्रोसेस में ये एंथैल्पी चेंज हुआ लैटिस एनर्जी। तो ये ब्रेकिंग प्रोसेस क्या है? डिसोल्यूशन और डिसोसिएशन। और नेक्स्ट स्टेप होता है हाइड्रेशन, जो कि एक्सोथर्मिक। अभी जो मैंने बताया कि आयंस ऑफ सॉल्यूट surrounded by water molecule and gives aqueous ion, the energy change is called hydration energy। तो ये हाइड्रेशन है, ये डिसोसिएशन है, दोनों से मिलकर बना है क्या? डिसोल्यूशन। तो टोटल एंथैल्पी चेंज ऑफ द सॉल्यूशन इज द सम ऑफ लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। कि विलयन बनने में, सॉल्यूशन बनने में जो टोटल एनर्जी चेंज हुआ, इन दोनों का सम है। अब हम जानते हैं कि लैटिस एनर्जी इस प्रोसेस में, ब्रेकिंग प्रोसेस में पॉजिटिव लेनी है और हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव है। तो ये डेल्टा H नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे आएगा? देखो, अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है, मींस आयन को डिसोसिएटेड होने की एनर्जी ज्यादा लग रही है और हाइड्रेशन कम हो रहा है, तब ऐसे में हमारी जो एनर्जी डेल्टा H है सॉल्यूशन, वो पॉजिटिव आएगी। ऐसे में जो सॉल्यूट होगा विल बी इनसॉल्युबल और पार्शियल या स्पेरेंगली सॉल्युबल इन सॉल्वेंट। बहुत कम सॉल्युबल होगा, या हम कहें, और इसको एक नेम से और जाना जाता है, ये कहलाती है एंडोथर्मिक सॉल्युबिलिटी। ऐसे में अगर हमें सॉल्यूशन को सॉल्व करना है, तो डिसॉल्व करना है, तो हमें बाहर से हीट देनी पड़ेगी, तब जाके सॉल्युबिलिटी आपको मिलेगी। और अगर ऐसा है कि लैटिस एनर्जी से हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ने लगेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो सॉल्यूट इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन सॉल्यूशन, मींस इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक सॉल्युबिलिटी। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का सॉल्वेंट या किस प्रकार का सॉल्यूट दिया गया है, इस पर डिपेंड करती है इस तरह से सॉल्युबिलिटी। तो यहां तक बात समझ गए आप अच्छे से कि किसी भी सॉल्यूट का डिसॉल्व होना। अब हम ये देखेंगे कि जो सॉल्युबिलिटी है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, कि जो हाइड्रेशन है और सॉल्वेशन, ये एनर्जी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, और फिर हमें ऑर्डर निकालने होते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, आपको 4 सॉल्ट दे रखे होते हैं, इनमें से कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, इनका ऑर्डर क्या हो सॉल्युबिलिटी का, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हम उन क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह से डिस्कस करें। यहाँ अब देखो बच्चों, ये है लैटिस एनर्जी से, और मतलब लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताता हूं। ओके, Na की हाइड्रेशन एनर्जी है 389.4 किलोजूल, Cl की है 382.3, लैटिस एनर्जी NaCl की ये दे रखी है। लैटिस एनर्जी नेगेटिव फॉर्म में है, लेकिन हम यहाँ ये फॉर्मेशन की एंथैल्पी है, NaCl के फॉर्मेशन की दे रखी है, हमें लैटिस एनर्जी डिसोसिएशन की लेनी है, तो हम इसकी वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, तो लैटिस, तो अगर हमें सॉल्यूशन एंथैल्पी कैलकुलेट करें, हम जानते हैं कि सॉल्यूशन एंथैल्पी पॉजिटिव आ जाए तो या तो लेस सॉल्युबल होगा या स्पेरेंगली सॉल्युबल। बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है तब बिल्कुल ही सॉल्युबल नहीं होता, और अगर थोड़ा वैल्यू पॉजिटिव कम है तो वो एक प्रकार की एंडोथर्मिक सॉल्युबिलिटी होगी, मींस वो पार्शियल सॉल्युबल होगा। तो हमें NaCl की सॉल्यूशन एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है, तो हमें क्या लेना होगा? लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ NaCl, इन दोनों को ऐड कर दो। अब NaCl की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी वो Na प्लस की और Cl माइनस की हाइड्रेशन एंथैल्पी के सम के बराबर होगी। दोनों नेगेटिव में आपने जोड़ा, ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई, मींस सॉल्यूशन एंथैल्पी पॉजिटिव, देन सॉल्युबिलिटी इज द एंडोथर्मिक, मींस सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेंपरेचर ऑफ द सिस्टम। समझ गए ना यहाँ तक? इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अब हम आ जाते हैं एक जनरल फॉर्म में, देखते हैं कि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, या हम कहें सॉल्वेशन एंथैल्पी जो होती है,
वो कैटाइन और एनाइन के रेडियस से इस तरह से रिलेटेड है, 1/r प्लस प्लस 1/r माइनस। और लैटिस एनर्जी इस तरह से रिलेटेड है। सॉल्वेशन सेपरेट, मतलब आपको ऐसे ध्यान रखना है कि सॉल्वेशन एनर्जी इस तरह से सेपरेट कैटाइन और सेपरेट एनाइन की एनर्जी से इस तरह से रिलेटेड है, जबकि लैटिस एनर्जी आप देख रहे हैं इस तरह से रिलेटेड है। अब क्या होता है कि चाहे एनाइन की साइज इंक्रीज हो, इस रिलेशन से देखोगे आप इन दोनों रिलेशंस में कि चाहे एनाइन की साइज इंक्रीज हो, चाहे कैटाइन की साइज इंक्रीज हो, चाहे दोनों की साइज इंक्रीज हो, हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है और लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं, आप देख रहे हैं। चाहे यहाँ की वैल्यू दोनों बढ़ाओ तो भी सॉल्वेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, यहाँ बढ़ाओगे तो लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज होगी, मींस दोनों वैल्यू डिक्रीज होती है फॉर सॉल्युबिलिटी। लेकिन अगर हमें सॉल्युबिलिटी की बात करनी है तो डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी लेस देन डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी। ऊपर से नीचे चले किसी भी ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें कैटाइन बढ़ रहा हो या एनाइन बढ़ रहा हो तो ये कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी को बढ़ने के लिए, इंक्रीज होने के लिए, किसके लिए? सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज होने के लिए हाइड्रेशन एनर्जी में जो डिक्रीज है वो लेस देन होना चाहिए लैटिस एनर्जी में डिक्रीज। मींस एनर्जी डिक्रीज तो हो, दोनों डिक्रीज हो, बट लैटिस एनर्जी ज्यादा डिक्रीज हो जाए देन हाइड्रेशन एनर्जी के, तो ऐसे में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ये ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि आयन को डिसोसिएटेड होने के लिए ज्यादा एनर्जी लग रही है और हाइड्रेशन एनर्जी निकल ज्यादा रही है, तो निकलने वाली एनर्जी कम डिक्रीज हो लेकिन लगने वाली एनर्जी जो है वो ज्यादा डिक्रीज हो जाए तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। जब ये देखा गया कि दोनों कैटाइन और एनाइन लगभग सिमिलर साइज के हो, जैसे कि आप देखोगे एल्कली मेटल्स के कैटाइन्स और उनके जो हैलाइड्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स हैं, जिनमें ये साइज लगभग बराबर सी होती है, तब ऐसे में डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी तो दोनों को कंसीडर किया जाता है। ध्यान रखें कि जब कैटाइन और एनाइन तो बोथ आयंस आर कंसीडर्ड फॉर सॉल्युबिलिटी, तब हम सॉल्युबिलिटी को कंसीडर करने के लिए हम दोनों आयनों की रेडियस को लेंगे। तो डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी मोर देन डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी, देन सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ कैटाइन और एनाइन। और वैसे भी देखो ना कि ये है हाइड्रेशन एनर्जी। आपने देखा यहाँ मान लो 10 एंगस्ट्रॉम की या 10 पिकोमीटर की एक रेडियस है और यहाँ 10 रखें, तो हाइड्रेशन एनर्जी आप देखोगे कि ये कितना हो गया 2/20। कितना हो जाएगा 2/20 या 2y, अगर आप इसको देखें तो 2y इस तरह से, या मतलब इस तरह से ये हाइड्रेशन एनर्जी इसमें रिलेशन में रखा मैंने कि ये हो गया 0.1 प्लस, यहां पर ये लिखोगे ना 0.1 प्लस 0.1, तो इस तरह से ये वैल्यू आएगी। अब मान लिया जाए कि आप लैटिस एनर्जी को देखें तो देखो क्या होगी 10 + 10 मींस 1/10 + 10, तो ये कितना हो गया इस तरह से आएगा, जबकि यहां पर 1/10 0.1, यहां 1/0। अब यहां पर जब आप यही वैल्यू यहां रख दोगे तो ये कितना हो गया 1/10 + 10 मींस 10 + 10, तो ये हो गया आपके पास 20, तो ये 1/20 आ रहा है। तो यहां पर आप एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी में जो डिक्रीज है वो अलग दिख रहा है, लैटिस एनर्जी में डिक्रीज ज्यादा दिख रहा है। तो इस तरह से अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की तो दोनों आयन अगर कंसीडर किए गए होंगे, समझ गए ना, तो जब आप दोनों आयन कंसीडर करोगे तो यहां पर आप देखोगे डिक्रीज कम होगा, जबकि लैटिस एनर्जी में डिक्रीज क्या होगा ज्यादा होगा। और ऐसे में हम यहां पर आपको मैंने पहले भी बता दिया कि लैटिस एनर्जी और दोनों एनर्जी अगर डिक्रीज हो और लैटिस एनर्जी के रिस्पेक्ट में अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम डिक्रीज होती है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। अब देखो कैसे, आपको किन में ध्यान रखना है कि सॉल्युबिलिटी किन के लिए आप ये, तो यहां पर ध्यान रखें कि कैटाइंस जो हैं वो कौन से हों, एल्कली मेटल्स लाइक एज लिथियम, ठीक है, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, पोटासियम जो भी है। और अगर ये हैं
कि ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ओके, हैलाइड, मेनली हैलाइड में फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड, इसके अलावा नाइट्रेट, ठीक है, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ओके, इस तरह के कंपाउंड्स हैं ऑफ एल्कली मेटल्स। तो सॉल्युबिलिटी आपको ध्यान रखना है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज साइज ऑफ, ठीक है, कैटायन। अगर मैं ये कहूं कि लिथियम हाइड्रोक्साइड तो इससे ज्यादा, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड तो रुबिडियम हाइड्रोक्साइड तो सीजियम हाइड्रोक्साइड। जस्ट ऐसा ही लिथियम सल्फेट है तो इससे ज्यादा सॉल्युबल होगा सोडियम सल्फेट, इससे ज्यादा सॉल्युबल होगा पोटासियम सल्फेट, रुबिडियम सल्फेट, ओके। इसी तरह से किसी का भी, चाहे वो हैलाइड की बात की गई हो, LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl, इस तरह से, तो ये सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर मिलते हैं हमें कहां पे, जो एल्कली मेटल्स है। तो एल्कली मेटल्स के चाहे कोई भी कंपाउंड आपको दे दिए गए हो, सल्फेट, हैलाइड, ऑक्साइड, नाइट्रेट जो भी है, इनकी सॉल्युबिलिटी आप देखोगे कि इस तरह से इंक्रीज होगी। इसके बाद अगर आप इनकी बात करें कि अगर एल्कली मेटल की जगह एल्केलाइन अर्थ मेटल लिए गए हो, ठीक है, तो एल्केलाइन अर्थ मेटल में अगर आप देखोगे कि जो ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, ऑक्साइड है, ठीक है, हैलाइड में मेनली फ्लोराइड और क्लोराइड है, नाइट्रेट है, ओके, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है ये तो बिल्कुल सही चलती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, ठीक है, फ्रॉम बेरिलियम टू ये मींस अगर मैं कहूं कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड तो इससे ज्यादा सॉल्युबल आपको लिखना है MgOH, इससे ज्यादा CaOH होल ट्वाइस, इससे ज्यादा SrOH होल ट्वाइस, इससे ज्यादा BaOH होल ट्वाइस। ये क्या बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी, ऐसा क्योंकि ये लगभग एनाइन साइज लगभग आसपास की होती है। कब, जब एल्केलाइन मेटल्स की, तो दोनों अगर कंसीडर कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि इस तरह से सॉल्युबिलिटी हमें लेनी होती है। अब आप यहां आ जाएं, यहां तक बात समझ गए ना। तो इन कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी आप एल्केलाइन अर्थ मेटल में, और अगर मान लो इसमें चले जाएं एल्कली मेटल्स में, तो सभी की सॉल्युबिलिटी को इस तरह से बताना है। अब देखो अगर आप यहां आ जाएं, दूसरा है कि जो साइज है, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, ठीक है, डिफर इन लार्ज एक्सटेंट। किसमें है, लार्ज एक्सटेंट मींस एक साइज बहुत बड़ी, एक साइज बहुत छोटी हो, तब आप देखोगे कि जो सॉल्युबिलिटी है वो किस तरह से इफेक्टेड होती है। फिर तो यहां भी आपने देखा कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इस तरह से, यही देखा। अब यदि मान लिया जाए कि अगर यहां पर कैटायन की साइज, और एक और चीज बता दूं, लैटिस एनर्जी भी आपने देखी, ये है लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R प्लस एंड R, ये देखा। अब मैं यहां कहूं कि जो R प्लस है वो बहुत बड़ा हो R माइनस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जैसे कि सीजियम आयन है, ये काफी बड़े होते हैं फ्लोराइड, क्लोराइड के रिस्पेक्ट में, ओके, या और हम कहें कि क्लोराइड हो, चाहे ब्रोमाइड हो, आयोडाइड है, इनके रिस्पेक्ट में काफी बड़े साइज के होते हैं, या आयोडाइड हटा दो, फ्रांसियम आयन है, इस तरह से। तो जब कैटायन बहुत बड़ा हो तो यहां पर हमें अगर यहां देखें कि 1/R प्लस प्लस 1/R माइनस, इनमें जो है ना, तो 1/R प्लस काफी छोटा हो जाएगा R माइनस के रिस्पेक्ट में। ऐसे में हमें क्या करना होगा कि ये किसके बराबर लेना होगा, R माइनस। फिर से सुने, जब साइज बहुत बड़ी हो, मतलब ये 1000 है और ये 10 है, तो 1000 1/1000 और 1/110 लेंगे, तो 1/1000 की जो रिजल्टेंट आएगा वो 1/110 से बहुत ही कम आ जाएगा, 1/10 से। ऐसे में हम
केवल R प्लस और R माइनस में किसको कंसीडर करेंगे, केवल एनाइन का ध्यान देंगे, तो उस समय जो आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो किस पे डिपेंड हो जाएगी, R माइनस में। मींस हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी विद, ठीक है, R माइनस इंक्रीज। समझ गए ना कि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो R माइनस जैसे जैसे बढ़ेगा डिक्रीज होगी। ओके, ऐसा देखना है। जैसे मान लो लिखा है सीजियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड। अब मैं कहूं कि इसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी बताना है, तो यहां देखो आप, ये कह रहा है हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस विद इंक्रीज द साइज ऑफ एनाइन। तो ऐसा ऑर्डर मिलेगा, ये क्या मिलेगा, हाइड्रेशन एनर्जी का। तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसके साथ दिखेगी, CSF, क्योंकि छोटा एनाइन है। तो छोटा एनाइन तो ज्यादा। समझ गए ना कि जब कैटाइन बहुत बड़ा हो तब हाइड्रेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड हो जाती है, एनाइन की साइज में। एनाइन की साइज जैसे जैसे बढ़ती है हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। जैसे कि सीजियम फ्लोराइड से हम सीजियम आयोडाइड तक की बात करें। अब यहां आ जाओ, लैटिस एनर्जी की बात करें अब आप, तो लैटिस एनर्जी में आप देखोगे कि जब R प्लस बहुत बड़ा है, ठीक है, R माइनस से, जो मैंने यहां बताया, तब ऐसे में क्या होगा कि 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R माइनस में, कि ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, ये 1000 और ये 10 है, तो हम 1000 में 10 जोड़े कोई मतलब नहीं होगा, तो ये हमें किसका लिखना होगा, 1 अपॉन RL। तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी साइज ऑफ कैटाइन। किस पे डिपेंड हो जाएगी, साइज ऑफ कैटाइन पर, कि साइज कैटाइन की चेंज होगी तो लैटिस एनर्जी चेंज होगी, वरना नहीं होगी। अब यहां पर अगर आपसे कह दिया जाए सीजियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, तो यहां पर अगर आपसे कहा जाए तो लैटिस एनर्जी लगभग बराबर आएगी। क्यों, क्योंकि कैटाइन की साइज तो चेंज हो नहीं रही है, केवल चेंज किसकी हो रही है, तो ये हमारा किसके साथ आ जाएगा, लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी तो ज्यादा चेंज होगी नहीं, ओके, केवल चेंज कौन डिक्रीज हो रही है, हाइड्रेशन एनर्जी। तो आप देख रहे हैं कि केवल हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, लैटिस एनर्जी इसमें डिक्रीज नहीं होगी। तो जहां हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है वहां सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, जहां हाइड्रेशन एनर्जी कम है वहां सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। मींस ये ऑर्डर किसका दिखेगा आपको, सॉल्युबिलिटी का। इसके लिए कि अगर हमारा कैटाइन की बात की गई है तो कैटाइन पे डिपेंड है लैटिस एनर्जी और एनाइन पे डिपेंड है हाइड्रेशन एनर्जी। अगर कैटाइन चेंज हो रहा नहीं हो रहा है, केवल एनाइन चेंज हो रहा है, तो केवल हाइड्रेशन एनर्जी चेंज होगी। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो हाइड्रेशन एनर्जी जब डिक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी, लैटिस एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर हम यही बात किसके लिए ले लें कि यहां पर आपने देखा कि इस तरह से चेंज आता है कि कैटाइन और एनाइन की साइज का। अब मान लो ये दे दिया जाए आपको कि ये लिखा है बेरिलियम सल्फेट। एक चीज पहले और बता दूं, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और देखेंगे। अब दूसरा पॉइंट में आते हैं। अभी एक पॉइंट बताया कैटाइन, अब आता है कि एनाइन काफी बड़ा हो कैटाइन के रिस्पेक्ट, समझ गए ना। तब आप देखोगे कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है, अभी आपने देखा R प्लस प्लस R माइनस, तो यहां पर अगर आप हाइड्रेशन एंथैल्पी में देखें कि R माइनस बहुत बड़ा है R प्लस से, तो यहां पर जो हाइड्रेशन एनर्जी है, तो ऐसे में R प्लस और 1 अपॉन R माइनस हम क्या ले लेंगे। अब ये बहुत बड़ा है 1 अपॉन 1000 और ये 1 अपॉन 10, तो ये तो वैल्यू मेजरेबल होगी, लेकिन ये हट जाएगी। तो हमें यहां पर किसको लेना है, केवल प्लस को। तो हम यहां लिखेंगे हाइड्रेशन एनर्जी किस पर डिपेंड हो जाएगी बच्चों, कैटाइन की साइज पर। मींस अगर हम ये कहें कि ये है बेरिलियम या कोई भी कैटाइन ले लें कि अगर हम ग्रुप में, तो ये सीधा सा है कि हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस विद, ठीक है, R प्लस इंक्रीज।
जैसे जैसे R प्लस मीन्स लिथियम प्लस से, ठीक है, जैसे हम यहां चलेंगे तो लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस, इस तरह से हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। या हम ये कहें बेरिलियम प्लस, ठीक है, मैग्नीशियम 2 प्लस, और क्या आ जाता है इसके बाद कैल्शियम 2 प्लस, स्ट्रोंशियम 2 प्लस, बेरियम, इस तरह से कि जैसे जैसे कैटाइन की साइज बढ़ रही है हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। अब हम आ जाते हैं यहां पर कि लैटिस एनर्जी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी आपने देखा R प्लस प्लस R माइनस, ये रिलेशन है। अब यहां पर जब R माइनस बहुत बड़ा है R प्लस से, तो हम R माइनस प्लस R प्लस को अप्रोक्सीमेट क्या लेंगे, R माइनस। तो लैटिस एनर्जी 1 अपॉन R माइनस पे डिपेंड हो जाएगी, समझ गए ना। अब अगर मान लो R माइनस इसकी साइज, जैसे कि हम यहां कहें कि ये है हमारे पास क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, तो इस तरह से आप देख रहे हैं साइज बढ़ रही है, तो ऐसे में लैटिस एनर्जी का ऑर्डर मिलेगा। यही हुआ ना कि लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी जैसे जैसे एनाइन की साइज बढ़ेगी। अब यदि मान लो ऐसा हो जाए कि जो एनाइन है, ठीक है, एनाइन की साइज जो है कांस्टेंट रहे, तो लैटिस एनर्जी में नो डिक्रीज, समझ गए ना बच्चों, क्या होगा, लैटिस एनर्जी में नो डिक्रीज होगा, बट हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसे मैं बता दूं आपको, ऐसा कहां होता है कि जब हम सल्फेट ले लें, कार्बोनेट ले लें, फॉस्फेट ले लें, ठीक है, इसके अलावा ब्रोमाइड ले लें, आयोडाइड ले लें, ये काफी लार्ज साइज कैटाइन क्या है, एनाइन। जबकि M2 प्लस मीन्स बेरिलियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, ठीक है, कैल्शियम 2 प्लस, स्ट्रोंशियम 2 प्लस और बेरियम 2 प्लस, ये कैटाइन जो होते हैं, ओके, ये जो कैटाइन है, अगर आप यहां कौन सा रिलेशन ले रहे हैं, R माइनस, तो ये काफी स्मॉल साइज के होते हैं, स्मॉल साइज। देन ठीक है, अबाउट एनाइंस, तो ऐसे में जब ये एनाइन काफी बड़े साइज के हैं और कैटाइन काफी स्मॉल साइज के हैं, मींस ये रिलेशन बनता है, तब हमें क्या देखना है, देखो कि सॉल्युबिलिटी किस तरह से इफेक्टेड होगी, समझ गए ना। यहां पर आपको ये देखना है कि सॉल्युबिलिटी किस तरह से इफेक्टेड होगी। तो यहां पर अगर आप देखें कि जो सल्फेट है, ठीक है, सल्फेट, कार्बोनेट, ओके, आयोडाइड, ब्रोमाइड, फॉस्फेट, C2O4 ऑक्सीडेट, ये जो होते हैं और एल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद, ठीक है, इंक्रीज साइज ऑफ कैटाइन। क्यों, क्योंकि देखो बच्चों यहां पर केवल कैटाइन की साइज इंक्रीज हो रही है, तो हाइड्रेशन डिक्रीज होगी, कैटाइन की साइज क्या हो रही है, इंक्रीज होगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। बट अगर हम एनाइन की बात करें तो एनाइन साइज तो क्या है, एनाइन कांस्टेंट, ठीक है, तो लैटिस एनर्जी में नो चेंज ही नहीं आएगा। तो यहां से अगर हम कहें बेरियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, तो यहां से नीचे तरफ चल रहे हैं। मैंने देखा कि बड़े साइज के एनाइन है और इनके रिस्पेक्ट में ये कैटाइन, तो यहां पर हमारा केवल रिलेशन लगेगा कि हाइड्रेशन एनर्जी 1 अपॉन R प्लस और लैटिस एनर्जी 1 अपॉन R माइनस, ये रिलेशन लगेगा इन कंपाउंड के साथ। किनके साथ, सल्फेट, कार्बोनेट, आयोडाइड, ब्रोमाइड, फॉस्फेट, ऑक्सीडेट। हाइड्रेशन एनर्जी लगातार डिक्रीज होगी बट लैटिस एनर्जी में चेंज नहीं आएगा क्योंकि एनाइन एक सा बना हुआ है। तो यहां पर ऐसा चलेगा कि हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी।
अब चाहे कार्बोनेट हो, चाहे आपके पास सल्फेट दिए गए हो, समझ गए ना, इस तरह से, चाहे आपको इनके ऑक्सीडेट दिए गए हो, ब्रोमाइड दिए गए हो, सॉल्युबिलिटी का ये डिक्रीज हुआ। यही रीजन है कि सल्फेट, कार्बोनेट, आयोडाइड, ब्रोमाइड, फॉस्फेट, जो एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, उनमें ये क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि ये काफी बड़े साइज के एनाइन हैं, इनके रिस्पेक्ट में ये कैटाइन काफी छोटे हो जाते हैं। ऐसे में हाइड्रेशन एनर्जी केवल कैटाइन पे डिपेंड हो जाती है, लैटिस एनर्जी एनाइन पे डिपेंड हो जाएगी। एनाइन की एनर्जी, चूंकि एनाइन की साइज कांस्टेंट है, तो ये स्टेप तो हट गया, तो लैटिस एनर्जी में जो डिक्रीज है वो तो कम हो रहा है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी में डिक्रीज ज्यादा हो गया, तो हम जानते हैं सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हाइड्रेशन एनर्जी कम डिक्रीज हो, लैटिस एनर्जी ज्यादा डिक्रीज हो। तो यही रीजन है कि सल्फेट, कार्बोनेट, आयोडाइड, ब्रोमाइड, इनकी सॉल्युबिलिटी आप देखते हैं तो इस तरह मिलती है। लेकिन जहां दोनों आयन कंसीडर किए गए हों, ध्यान रखें सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, चाहे कैटाइन की साइज को कांस्टेंट रख दो, चाहे एनाइन की कांस्टेंट रख दो, या दोनों की वेरिएबल हो, जो कि आपने एल्कली मेटल्स में देखा। तो इस तरह से सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, और मेनली आपको ऑब्जेक्ट आते रहते हैं कि इस तरह से सॉल्युबिलिटी बताएं। अब एक चीज और बता दूं कि अगर चार्ज चेंज हो रहा हो तो सॉल्युबिलिटी कैसे बताओगे? लेटेस्ट सीधी सी बात है कि अगर चार्ज की बात की गई हो तो सॉल्युबिलिटी, ठीक है, डिक्रीजेस विद इंक्रीज, या हम कहें कि ये है चार्ज ऑफ आयन। अगर चार्ज ऑफ आयन ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। जैसे मैंने कहा NaCl, ठीक है, MgCl2, AlCl3, तो सॉल्युबिलिटी का ये ऑर्डर होगा, ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि चार्ज ज्यादा होने से आयन की लैटिस एनर्जी, मींस यहां पर जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो उसका जो डिक्रीज है, समझ गए ना, वो कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा, किसके? लैटिस एनर्जी डिक्रीज। और ऐसे में हाइड्रेशन, जब ये आयन टूटेंगे ही नहीं तो हाइड्रेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है। तब ऐसे में लैटिस एनर्जी में जो डिक्रीज होगा उससे कहीं ज्यादा डिक्रीज होगा हाइड्रेशन एनर्जी में, और ऐसे में क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी का ये। तो इतना सा ध्यान रखना कि अगर आयंस के चार्ज ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। वैसे भी कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, तो सॉल्युबिलिटी इस तरह से इफेक्टेड होती है। तो सीजियम के फ्लोराइड, सीजियम के क्लोराइड, सीजियम के ब्रोमाइड, इनमें अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आप देखते हैं सीजियम बहुत बड़ा कैटाइन है, एनाइन छोटा है, तो लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड हो जाती है? फिर उस समय कैटाइन की साइज पर, और हाइड्रेशन एनर्जी एनाइन की साइज पर डिपेंड हो जाएगी। इसलिए सीजियम फ्लोराइड से सीजियम आयोडाइड तक सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो इस तरह के सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड मैटर बार बार आता रहता है। इसको और डिटेल में देखना है तो मैंने सॉल्यूशन केमिकल बॉन्डिंग जो यूनिट डिटेल में ली है उसमें भी मैंने पूरा अच्छी तरह से बताया है। ओके, तो इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर हैं, इनको ध्यान रखना है। जैसे हम यहाँ देखें LiF से लेके CSF, तो मैंने अभी आपको बताया कि एल्कली मेटल्स के चाहे फ्लोराइड हो, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आप देखोगे कि इनकी सॉल्युबिलिटी इस ऑर्डर में बढ़ेगी, क्योंकि दोनों आयन कंसीडर किए जाएंगे, तो दोनों में से, दोनों के जब साइज में से चाहे किसी की भी साइज चेंज हो रही हो, लैटिस एनर्जी के रिस्पेक्ट में हाइड्रेशन एनर्जी कम डिक्रीज होती है, और ऐसे में सॉल्युबिलिटी इनमें बढ़ती है। तो चाहे हैलाइड हो, लिथियम, ये एल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स हो, सल्फेट हो, कार्बोनेट हो, इन सब की सॉल्युबिलिटी आपको इस तरह से याद रखना है। किसमें? एल्कली मेटल्स में। एल्कलाइन मेटल्स की बात की गई हो, कार्बोनेट तक मैंने बता दिया। अब यहां बात की गई हो, देखो एल्कलाइन अर्थ मेटल में क्लोराइड है, फ्लोराइड है, इनकी सॉल्युबिलिटी इसी ऑर्डर में चेंज होती है, क्योंकि बहुत बड़े साइज के डिफरेंस ज्यादा नहीं है। ऐसे में हम दोनों आयनों को कंसीडर करते हैं। ऐसे ही हाइड्रोक्साइड्स हो गए, है ना, तो ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर मिलता है। बट आयोडाइड हो गए, कार्बोनेट हो गए, सल्फेट हो गए, ये काफी बड़े साइज के एनाइन है। मतलब यहां पर आप एनाइन, यहां पर जो है ये कह रहा है कि जो एनाइन अप्रोक्सीमेट कैटाइन साइज, तो दोनों कंसीडर करेंगे। बट यहां एनाइन काफी बड़ा है कैटाइन से,
तो हम केवल कंसीडर करते हैं किसको, कैटाइन को। और कैटाइन की साइज आप देख रहे हैं जैसे जैसे बढ़ेगी, तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड हो जाती है, कैटाइन की साइज पर। और जो लैटिस एनर्जी है वो किस पे डिपेंड हो जाती है, एनाइन की। तो जो एनाइन की साइज तो चेंज हो नहीं रही, केवल कैटाइन की साइज। तो कैटाइन की साइज बढ़ेगी तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी जैसे, और यही रीजन है कि इनकी सॉल्युबिलिटी भी इनमें तो डिक्रीज हो रही। तो आयोडाइड हो गए, कार्बोनेट हो गए, सल्फेट हो गए, आप देख रहे हैं इस तरह से सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर मिलता है। सीजियम के यहां देखें तो यहां पर जो कैटाइन है काफी बड़ा है एनाइन से, तो जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो किस पर डिपेंड हो जाती है बच्चों, R माइनस पर। लैटिस एनर्जी किस पर डिपेंड हो जाएगी, प्लस पर। ध्यान रखें कि लैटिस एनर्जी जो चीज बड़ी है उस पर डिपेंड हो जाती है। तो यहां पर कैटाइन की साइज में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो लैटिस एनर्जी तो चेंज होगी नहीं, केवल चेंज हो रही है क्या, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी। जितना बड़ा एनाइन उतनी कम हाइड्रेशन एनर्जी, ऐसे में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हमें ये मिलेगा। एंड अब यहां पर चार्ज की बात की गई है, तो यहां चार्ज में अभी बताया था, चार्ज ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। चाहे यहां देखो, यहां देखो, यहां पर अगर आप देखें तो आयोडाइड बहुत बड़ा है, तो ये वाला रूल लग जाएगा। समझ गए ना कि इस तरह से लिथियम आयोडाइड की तो ये वाली कंडीशन है। एनाइन बहुत बड़ा है कैटाइन के रिस्पेक्ट में, तो सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड हो जाती है। तो सीधा सा इतना सा ध्यान रखना है कि कैटाइन बहुत बड़ा हो एनाइन से, तो सॉल्युबिलिटी किससे डिटरमाइन करना है, कैटाइन बहुत बड़ा हो एनाइन से। समझ गया, जैसे यहां पर तो सॉल्युबिलिटी किसके बेस पर देखना है आपको, साइज ऑफ 1/1 साइज ऑफ एनाइन, ऐसे देखना। समझ गए ना कि जब आपको लैटिस एनर्जी तो छोड़ दो, आप यहां देखो हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड हो जाएगी, एनाइन की साइज पर। तो सॉल्युबिलिटी एनाइन की साइज बढ़ने से डिक्रीज होगी। और R, अब यहां पर देखिए R माइनस काफी बड़ा हो R प्लस से, तो सॉल्युबिलिटी किसके बेस पर देखना है आपको, 1/1 साइज ऑफ कैटाइन, जो कि यहां पर बताया। बस इतना सा ध्यान रखोगे तो सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छे से डिटरमाइन कर लोगे। बाकी चार्ज की बात है तो सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज, चार्ज ज्यादा सॉल्युबिलिटी कम, चाहे एनाइन का चार्ज हो चाहे कैटाइन। तो समझ गए ना, कैटाइन बहुत बड़ा हो तो सॉल्युबिलिटी एनाइन की साइज से देखना है, कैटाइन के रिस्पेक्ट में एनाइन बहुत बड़ा हो तो साइज सॉल्युबिलिटी साइज आप कैटाइन के बेस पर देखना है। जितना छोटा कैटाइन उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। ये है सॉल्युबिलिटी का रिलेशन सॉल्वेशन लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी से। तो कुल मिला के ये हमारा पार्ट हुआ फिनिश। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो लेंगे उसमें हम जो लेंगे उसमें हम बॉन्ड पैरामीटर्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइपोल मोमेंट है, रेजोनेंस है, इनको डिस्कस करेंगे इन चारों पॉइंट्स को। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।